आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 5 मार्क्स वाले प्रश्न जो है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हिस्ट्री में आपको हम 5 मार्क्स वाले प्रश्न करवाए थे, 6 में से 4 तो आ ही गया था, है ना। उसी तरीके से इसको भी आप लोग लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबों के बीच में हम ला रहे हैं, इसे आप ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला जो है हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। दिया गया प्रश्न देखिए, ये प्रश्न दिया गया, पाकिस्तान की राजनीतिक में सेना की भूमिका का वर्णन करें। जो पाकिस्तान की राजनीतिक है उसमें सेना की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख करें, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। दिया गया, शुरू से ही पाकिस्तान की राजनीतिक में सेना का वर्चस्व रहा है। शुरू से ही पाकिस्तान की राजनीतिक में सेना का एकदम बोलबाला रहा है। सन 1947 ईस्वी में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जब 1947 में पाकिस्तान का निर्माण बना पाकिस्तान में प्रथम संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने जल्द ही अपनी निर्वाचन भी करा लिया। उन्होंने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह लागू की। इससे उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरू से ही पाकिस्तान का दबदबा राजनीतिक में रहा है ना। सैनिकों का राजनीतिक में रहा है। उनके बाद एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। और फिर से क्या हुआ कि जनरल याहिया खान जो है उसने भी शासन की बागडोर संभाल लिया। वो भी देखिए, यहाँ भी जनरल और वहाँ भी जनरल। देश को कौन चला रहा है? उसका जनरल चला रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 ईस्वी तक कायम रही। सन 1977 ईस्वी में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। और फिर जब निर्वाचन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में जब सरकार पाकिस्तान में बना, लेकिन फिर देखो वहाँ पे इंटरफेयर कैसे किया पाकिस्तानी सेना ने। फिर उसका जनरल जियाउल हक ने उसने उस सरकार को गिरा दिया, ठीक है, उस सरकार को गिरा दिया। सन 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। और 1982 में जो जनरल जियाउल हक था उसको लोकतंत्र समर्थक का सामना करना पड़ा कि लोकतंत्र होगा, सैनिक तानाशाह ये नहीं होगा। सन 1988 ईस्वी में एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। और फिर बेनज़ीर भुट्टो के समय में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। निर्वाचित लोकतंत्र की यही अवस्था सन 1999 तक बनी रही है और ये अवस्था 1999 तक लगातार चलता रहा। सन 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दिया। देखिए हमारे देश के सेना और उसके देश के सेना में देखिए कितना अंतर। हमारे देश के सेना और उसके वो फिर राजनीतिक में दखल दे दिया सेना ने। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो था उसने नवाज शरीफ को हटा दिया। सन 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करके अपनी स्थिति ठीक कर ली, ठीक है। और परवेज़ मुशर्रफ ने फिर निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में अपनी स्थिति को ठीक ठाक कर लिया। वरिष्ठ न्यायाधीशों की बर्खास्तगी के बाद उपजे लोकतंत्र दबाव के कारण 2008 में चुनाव की घोषणा हुई। इस बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हो गई और तत्पश्चात चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई तथा निर्वाचन लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई। आज भी नवाज शरीफ की सरकार सेना के दबदबा से जूझ रही है। अभी भी नवाज शरीफ की सरकार है लेकिन सेना के दबदबा से अभी जूझ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके जो है पाकिस्तान में सेना का जो सरकार में इस तरीके से कैसे दबदबा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रहने दीजिए, खैर उसकी बात है।
आगे देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को लिखें। तो हरित क्रांति से क्या सकारात्मक प्रभाव हुआ है उसको बताना है आपको। देखिए, हरित क्रांति से सकारात्मक प्रभाव, पहला किसानों में जागृति। हरित क्रांति के फलस्वरूप पैदावार में भी भारी वृद्धि हुई, जिससे किसानों में बहुत मुनाफा हुआ। इससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ, जिसने उनके जीवन शैली तथा सोच को बदल डाला। अब किसान शिक्षित होने लगे तथा राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी करने लगे। ठीक है, हरित क्रांति से ये हुआ। दूसरा हुआ कि इंदिरा गांधी तथा कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि। इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार थी, उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुआ। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के किसानों की आर्थिक समस्या हल हुई। खाद्यान्न की कीमतें गिरने से आम जनता में सरकार के प्रति निष्ठा की भावना बढ़ी। इस क्रांति ने मुख्य रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बना डाला, और उसमें उसको बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी। ठीक है, उस चुनाव में। तो ये था आपका जो हरित क्रांति से जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का भारतीय संघ में विलय पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, एक विषय है, उसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग अपने चाहे तो अगर पढ़े हुए हैं तो उसको लिखेंगे, नहीं तो आप इसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। पहला दिया हुआ है कि भारत में सिक्किम विलय। पहला है पृष्ठभूमि, मतलब यह है कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। ना वो भारत के अंग थे और ना ही वो पूरी तरीके से एक राष्ट्र थे। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, और सिक्किम का जो है टोटल कुछ भारत सरकार का ही जिम्मा था। जब सिक्किम के आंतरिक प्रशासन का बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथों में थी, यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। ठीक है, तो ये टोटल है कि इसका पृष्ठभूमि जो था वो टोटल भारत के वो तो नहीं था, लेकिन क्या था कि भारत सब कुछ उसका संभाल रहा था। बागडोर टोटल सब समझ सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, सब कुछ उनका था। तो इसीलिए फिर आगे आता है कि सिक्किम में लोकतांत्रिक पार्टी तथा विजय पार्टी का सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास। एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। नेपाली मूल की जनता ने मन में यह भाव घर कर गया कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेप्चा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चोग्याल विरोधी दोनों समुदाय ने नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974, एक नंबर में पूछा जा सकता है, में हुआ, और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी, और यह पार्टी जो था वो सिक्किम को भारत के साथ लाने के पक्ष में था। ठीक है, आगे दिया गया सिक्किम भारत का 22वां राज्य प्रांत बन गया। विधानसभा ने पहला भारत को सह प्रांत बनाने की कोशिश की, और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी, और जनता ने मुहर लगा दी कि भारत के साथ हम लोग रहेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य, कितना नंबर का राज्य बना? तो 22वां राज्य बना था। ठीक है, चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। बहरहाल भारत संघ में सिक्किम के
विलय को स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा नहीं बन सका। ठीक है, और इस कारण से जो है सिक्किम, इस प्रकार से सिक्किम भारत में शामिल हुआ। इसके ऊपर नोट्स हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार से टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया, देखिए प्रश्न दिया गया, कहता है क्षेत्रवाद एवं पृथकवाद में क्या अंतर है। तो क्षेत्रवाद का अभिप्राय और पृथकवाद का क्या है ये आपको लिखना। तो देखिए क्षेत्रवाद एवं पृथकवाद में अंतर लिखने के लिए दो कॉलम बनाएंगे। पहला है ना, एक साइड लिखेंगे क्षेत्रवाद, दूसरा साइड लिखेंगे पृथकवाद। क्षेत्रवाद, देखिए क्षेत्रवाद दिया गया कि यह संसदीय लोकतंत्र के संचालन में बाधा है। क्षेत्रीयवाद और पृथकवाद में यह लोकतंत्र का सीधा हमला है, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इसमें यह संसदीय लोकतंत्र के संचालन में बाधा है क्षेत्रीयवाद, और पृथकवाद है यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। यह क्षेत्रीय असंतुलन के प्रति नर्म प्रक्रिया है, यह क्षेत्रीय असंतुलन के प्रति तीव्र प्रक्रिया है। यह देश के अंदर ही कुछ विशेष सुविधाओं रियायतों की आकांक्षा होती है, और यह देश के पृथक अलग अलग इकाइयों आकांक्षाओं को फैसला आकांक्षा होते हैं। यह एक संकीर्ण विचारधारा है जो लोगों के बीच कुछ लोगों की सक्रियता को दर्शाती है। यह संपूर्ण देश के नागरिकों से अलग अस्तित्व चाहता है। ठीक है, तो ये दिया गया है, कहता है कि क्षेत्रीय और पृथकवाद में। ठीक है, आगे एक प्रश्न दिया गया, कहता है ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, सिक्किम या नेपाल, ये दो में से एक प्रश्न हमारे दृष्टिकोण से जहाँ तक हो रहा है कि आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिए लास्ट तक। भारत और नेपाल के मध्य संबंधों पर एक टिप्पणी लिखें। तो इसका हम लोग भारत और नेपाल के बीच संबंध है। भारत और नेपाल के बीच बड़े मधुर संबंध हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा संबंध के इक्के दुक्के उदाहरण ही मिलते हैं। वर्तमान में भी खराब है, वो अलग बात है। दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, और खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे नक्सल आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में उत्तर के बिहार से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए है। ये नेपाल लोगों का मानना है। ठीक है, कि भारत सरकार अंदरूनी इंटरफेयर कर रहा है। फिर इसमें कि चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध में एकदम मजबूत और शांति है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्रकृति साधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन डिग्री के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बांधी है। ठीक है, तो इस प्रकार से था ये जो नेपाल और इंडिया के साथ जो संबंध है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं देखें, सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं सॉल्यूशन को भी देखिए, लेकिन इसको थोड़ा देख के आप लोग जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नए पार्ट लेकर। अब से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।